आप सभी का स्वागत है पूरी पाठशाला में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का क्विज चल रहा है, जहां हम 15 मिनट में टोटल 50 प्लस प्रश्न को देखेंगे, जो आपके आगामी एसएससी, एमटीएस, रेलवे, एलपी और भारत में के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न देखिए, सियांग नदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पूछा जा रहा है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि सियांग नदी बहती कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। सियांग बोलिए या देहांग भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आपने दोनों याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में बहती है सियांग नदी, और यही नदी जब असम में आ जाती है तो इस नदी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। इस नदी के बारे में आपने सुना भी होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के कल्चर को, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे सियांग महोत्सव मनाया जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एस एच जी में एच का क्या अर्थ है, ये पूछ रहा है। तो एस एच जी का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। इसका मतलब है स्मॉल हेल्प ग्रुप। स्मॉल हेल्प ग्रुप में एच का मतलब अब आप समझ गए होंगे। एच से क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। स्मॉल हेल्प ग्रुप है क्या, तो इसमें क्या होता है, ये पूछा भी गया था कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो 1200 से लेके 25 जो है महिला सदस्य इसमें होते हैं। इसमें छोटे छोटे ग्रुप बना के, और उनका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच का होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट भी आपने याद रखना है। भारत सरकार का स्मॉल हेल्प ग्रुप के सहायता से इन्हें फाइनेंशियल मदद मिलता है। पुरातात्विक स्थल में गड्ढों में रहने के प्रमाण मिले हैं, तो वो कहाँ पे मिला है गड्ढों में रहने के प्रमाण, तो बुर्ज होम में मिले हैं। क्या हुआ था कि गड्ढे हैं और वहाँ पे मानव के कंकाल, जानवरों की अस्थियाँ, कुत्तों के, गधों की अस्थियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग जो थे इस बुर्ज होम में जो थे वहाँ पे गड्ढों में मानव निवास किया करते थे, जहाँ से ये प्रमाण मिला है। कौन सा संस्थान भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, ये पूछा जा रहा है। बड़ा आसान प्रश्न है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये जो है भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, आपने याद रखना है। न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का था। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है, ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पहले मनाते कब है, ये देख लें। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मोदी जी करते हैं। कब से करते हैं, 2014 से करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं भारतीय एकता के लिए जिम्मेदार हैं। इन्होंने रियासतों को मिलाया था, तो इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की याद में मनाया जाता है हर साल। कब, 31 अक्टूबर को। गुप्त शासकों ने नामक जुर्माना लगाया जो हल के मालिक द्वारा किसान पर द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था। तो वो कौन सा कर था, ये पूछा जा रहा था। देखिए, नाम से थोड़ा आप गेस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो मैंने इसे लिया है। आपको पता भी होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न अब चेंज हो चुका है, पहले जैसे प्रश्न अब नहीं आते हैं। तो हली वकर, वो जो कर था, वो कर जो था गुप्त शासकों द्वारा लगाया जाता था किसानों के ऊपर। आपने याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है, तो विंध्य श्रेणी से निकलने वाली कौन सी नई नदी है, तो वो नदी है बेतवा। बेतवा नदी के बारे में थोड़ा और जानकारी होना चाहिए कि ये नर्मदापुरम नामक जगह से निकलती है, और ये जगह कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित एक जगह है। बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये भी पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है कि ये यमुना की सहायक नदी, यमुना की ट्रिब्यूटरी नदी है। कौन सी, बेतवा, विंध्य श्रेणी से निकलती है मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला किस मुद्दे से संबंधित है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आईएएस में भी प्री में पूछा गया प्रश्न था। तो केशवानंद भारती केस जो है, इसमें क्या हुआ था कि केशवानंद प्लस अदर प्लस स्टेट ऑफ केरला, केरला स्टेट के बीच जो हुआ था उसमें लड़ाई हुआ था। और इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो भी संविधान का ही अंग है, और प्रस्तावना में अमेंडमेंट यानी कि सुधार किया जा सकता है। तो देखिए, ऑप्शन सी प्रस्तावना की सुविधा नहीं होगा, सुधार होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है। तो प्रस्तावना के सुधार से संबंधित है कौन, केशवानंद भारती केस। और ये मूल अधिकारों के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत लाने का उस समय बात कही गई थी। 2014 में ग्रामीण और शहरी घरों, स्कूल स्वच्छता परिषद और आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% स्वच्छता हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ राज्य अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको सिक्किम ही देखने मिलेगा। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। गैंगटॉक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा, एक बार पूछा भी गया था। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको वो भी याद रखना है और कोशिश करना है कि अभी के अभी सारे प्रश्न आपने याद हो जाए। बाद में जब आप एक बार फिर से ये वीडियो देखेगा तो वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एग्जाम तक के लिए याद रहेगा। पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारतीय राज्य किस में स्थित, देखिए अधूरा प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न, ये जो है पुरातात्विक स्थल, लेकिन कौन सा पुरातात्विक स्थल है, ये है जोरवे।
आपने नाम सुना होगा शायद, अभी चर्चा में भी रहा था। तो जोरवे जो है ये पुरातात्विक स्थल जो है ये कहाँ पे है जरवे, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, आपने याद रखना है महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका कुछ पार्ट जो है महाराष्ट्र से होते होते मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी, अगर आपके ऑप्शन में ये रहता तो आप उसे भी ले सकते थे, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र में भी आता है जोरवे पुरातात्विक स्थल, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका विशेषता क्या था कि ये त्राम युगीन था, त्राम मतलब तांबा जो था, त्राम युगीन सभ्यता था, उस समय मालवा के क्षेत्र में पाया जाता था। और त्राम पाषाण काल की कही जाती है ये। और हसमुख जो थे, हसमुख संकालिया, उनकी देखरेख में 1950-51 में जो है इसकी खुदाई की गई थी और इसे खोजा गया था। तो अच्छा, और इसको ये भी याद रखना है, इससे एक और पॉइंट है कि ये चल को लिथिक युग का था, चल को लिथिक चरण का था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अब हाल ही के एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, किताबों से लेकर उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जो थे उन्होंने कौन कौन किताबें लिखी, गबन लिखी है, गोदान लिखी है, मानसरोवर, ये तीनों ही किताबें मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा जाती है। गाइड कौन लिखता है, तो आर के नारायण जो है वो गाइड के लेखक है, और ये भी पूछा जाता है, आपने ये भी याद रखना है। एक साथ आपका 3-4 प्रश्न इसी के माध्यम से हो गया। वन नाइट एट कॉल सेंटर के लेखक कौन है, आप सभी जानते होंगे, चेतन भगत लिखते हैं। टू स्टेट्स भी इनके ही द्वारा लिखा गया है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर पे फिल्म भी बन चुकी है जिसमें सलमान खान रहते थे, और ये आपने देखा भी होगा। कौन सी इंडिया रिमेन्स्ड बर्ड पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन लिखते हैं, पमेला माउंटबेटन। माउंटबेटन कौन थे, आपको पता होगा, भारत के आखिरी वायसराय जो थे वो थे माउंटबेटन। तो पमेला माउंटबेटन द्वारा इंडिया रिमेन्स्ड बर्ड पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, कितना बार का पूछा गया प्रश्न है। कैथरीन मियो जी थी, उन्होंने मदर इंडिया पुस्तक को लिखा था, कैथरीन मियो द्वारा मदर इंडिया लिखा जाता है। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1987 किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम डेल रिम्पल। देखिए पूछा गया है, एसएससी एग्जाम का प्रश्न है, तो विलियम डेल रिम्पल ने द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी लिखी थी विलियम डेल रिम्पल के द्वारा, क्योंकि मुगल डायनेस्टी का फॉल हो चुका था। ई सी धरन ने द रीस्टोरिंग वैल्यूज किताब लिखी, तो ने किसके साथ मिलकर लिखी, ई सी धरन प्लस भारत वखलू, दोनों ने ही मिलकर रीस्टोरिंग वैल्यूज किताब लिखी थी। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है 2022 में जो एग्जाम हुआ था। फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक किसने लिखी थी, फ्रीडम के ऊपर, तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, किरण बेदी जी हैं, इनके द्वारा द फ्रीडम बिहाइंड वार्स जो है पुस्तक लिखा जाता है, किरण बेदी जो महिला आईपीएस अधिकारी थी। न्यू इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखा जाता है, तो एनी बेसेंट लिखती हैं न्यू इंडिया पुस्तक। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा आपने जानना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट हैं एनी बेसेंट। साथ ही साथ इन्होंने तिलक के साथ मिलके जो है होम रूल लीग की स्थापना करती हैं एनी बेसेंट, इसके लिए जानी जाती है। होम रूल लीग की स्थापना में एनी बेसेंट का साथ था और इन्होंने तिलक का भी साथ दिया था। अगला आप देख लीजिए, कपिल देव ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो क्रिकेट माई स्टाइल, ये जो पुस्तक है कपिल देव द्वारा लिखी जाती है। ये भी पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में 2022 में। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, आपने पता होगा, लाला लाजपत राय जो है अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। क्या होता है इनका, 1988 में जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं साइमन कमीशन का, और उस विरोध के दौरान लाहौर में क्या होता है, इनके ऊपर, लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था जो कि अब पाकिस्तान में है, तो उस विरोध में जो है इनके ऊपर लाठी लगती है और लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज के दौरान मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन का विरोध में। तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, 1988 में साइमन कमीशन भारत में आता है, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। और सर जॉन जो साइमन जो थे इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों होता है, क्योंकि साइमन कमीशन में जो है भारतीय सदस्यों को नहीं लिया गया था और लाहौर में ये घटना होती है, आपने याद रखना। अगला प्रश्न, किस आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्वराज की आत्मा के रूप में वर्णन किया गया था। स्वराज मतलब अपना राज्य, तो ये कौन सा आंदोलन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। और इसमें क्या किया गया था, खादी वस्त्रों के उपयोग पे जोर दिया गया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था और विदेशी वस्त्रों को जलाया गया था। आपने पुराने फिल्में जो कि आज़ादी से संबंधित है उसमें ये देखा भी होगा। देखिए खालसा पंथ के बारे में पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह करते हैं। गुरु गोविंद सिंह कब करते हैं, 1699 में करते हैं। देखिए ये पूछा
पूछा जाता है, आपने याद रखना है, डेट 1699 में करते हैं। बैसाखी के शाम को किया जाता है खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के उपलक्ष्य में, और ये अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, 10वें के साथ साथ अंतिम गुरु थे, आपने ये भी याद रखना है। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध पटना से है। ये पहले हिंदू थे, बाद में सिख धर्म को इन्होंने अपनाया था, और इनको मुगलों के द्वारा इनकी मृत्यु करवा दी गई थी, इसलिए इन्हें शहीद भी माना जाता है और इनको याद किया जाता है। आपने सारा का सारा पॉइंट याद रखना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। किसके लिए करता है? लोक लेखा समिति के लिए। तो CAG देखिए, लोक लेखा क्या है? लेखा का हिसाब है। तो CAG जो है महालेखा परीक्षक, इसके लिए एक मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में काम करता है। आप समझ भी सकते थे, गेस भी कर सकते थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली दरबार या शाही दरबार बार आयोजित किया गया। तो दिल्ली दरबार कितनी बार आयोजित किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये 3 बार, और 3 बार कब कब याद किया गया? पहली बार जो है 1877 में किया जाता है, दूसरी बार 1903 में, और आखिरी बार 1911 में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1911 वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जॉर्ज पंचम जो है भारत आते हैं। जॉर्ज पंचम भारत आने के बाद जॉर्ज पंचम के सामने क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, और ये क्या करते हैं? 12 दिसंबर 1911 को। देखिए, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी ट्रांसफ़र करने में इन्हीं का योगदान है। कब? 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया जाता है, जो कि पहले कलकत्ता थी, जॉर्ज पंचम के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 का संबंध किससे है? काफ़ी आसान प्रश्न है, चुनाव से है। इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया किस भाग में वर्णित है? संविधान के भाग 15 में वर्णित है। आपने ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। अब देखिए, आप इतने दूर तक हमारे साथ बने हुए हैं, यानी वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। साथ ही साथ वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हों, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर्स किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ होता है? छोटा नागपुर का पठार में। और ये एरिया जो है, आपने टाटा का नाम सुना होगा, टाटा नगर, रांची, धनबाद, ये ऐसे एरिया में होते हैं। झारखंड से होते हुए केंद्र है इसका। साथ ही साथ ये बिहार और बंगाल की तरफ भी बढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है? काल बैसाखी में जो हीट होती है, हाई हीट हवाएं चलती हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और इससे लू लगने की संभावना होती है। वायुमंडल की सबसे गर्म परत का नाम बनाइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो इसे तापमंडल या फिर थर्मोस्फीयर के रूप में बोला जाता है। इसकी पूछा जाता है कि ऊंचाई कब है? तो 80 से लेकर 600 किलोमीटर तक के रेंज में ये पाया जाता है। इसमें टेम्परेचर कितना तक हो जाता है? 1500 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये सोलर रेडिएशन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर 1500 डिग्री तक जा सकता है कुछ परिस्थितियों में। तो सबसे गर्म परत है। पहली बार खनिज तेल कहाँ खोदा गया था भारत में? और पहली बार जो है असम का डिगबोई में खोजा गया था। कहाँ पे है? असम में है। और असम में किस ज़िले में है? तिनसुकिया ज़िले में है। ये भी याद रखना है। और आपने याद रखना है कि ये जो है बहुत पहले, यानी 1866 में, 19वीं सदी में खोजा गया है। कितना पहले? और अभी तक इससे तेल निकाला जा रहा है। और ये जो कुआं है, देखिए, ये भारत ही नहीं, ये कुआं जो है ना, एशिया का पहला कुआं था जिसका खुदाई किया गया था। तो अगर ये भी प्रश्न पूछ ले कि एशिया में पहला खुदाई किए जाने वाला तेल कुआं कौन सा है, ये पूछ क्या लेगा? ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपने बता रहा हूँ कि एशिया में सबसे पुराना कुआं कौन है, तो वो भी आंसर डिगबोई होगा। असम में 1866 में, 19वीं सदी में, और अभी भी ये वर्किंग है, अभी भी इससे तेल निकाला जा रहा है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बार सिर्फ में रिपीटेड प्रश्न है। तो ये केरल में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबरीमाला मंदिर में क्या होता था कि सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के घुसने पे रोक था, तो इसलिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, ये 2018 में केस होता है, सुप्रीम कोर्ट नया वर्डिक्ट निकालती है कि इन महिलाओं पे रोक जो है हटा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि इसमें किस भगवान की पूजा होती है? तो लॉर्ड अयप्पा की पूजा होती है। आपने ये भी याद रखना है, लॉर्ड अयप्पा की पूजा होती है सबरीमाला मंदिर केरल में। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुई थी, पूछ रहा है। तो आपने याद रखना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? 1556 में होती है। सिर्फ पानीपत की दूसरी लड़ाई से काम ना चलेगा, आपको ये भी देखना है कि अकबर जो है हेमू को हरा देता है। पानीपत का पहला लड़ाई कब होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो पानीपत का पहला लड़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी लड़ाई से, ये होता है 1526 में, क्योंकि इसके बाद ही मुगल वंश की नींव पड़ती है भारत में। और जो 1526 में क्या होता है, बाबर जो है, बाबर वो इब्राहिम लोदी को हराता है, और उसके
बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने देख लिया। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई काफ़ी दिनों के बाद 1761 में होती है। इसमें क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली हराता है किसको, मराठों को हराता है और मराठे प्रांत को जीत लेता है। तीनों का तीनों आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन 1526 वाला पानीपत का पहला लड़ाई है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। साथ ही साथ आपने ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर ही कर दें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए